गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग विद राजेश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, कक्षा 10वीं की राजनीति विज्ञान से हमने लेसन 1 स्टार्ट किया हुआ है, सत्ता की साझेदारी। इसके अंतिम वीडियो, अंतिम लेक्चर आज हम करने जा रहे हैं। आई होप कि आपको पहली 2 वीडियोज़ में इसके बारे में अच्छे से जानकारी मिली होगी। आज हम जानेंगे कि सत्ता के बंटवारे को लेकर के कौन कौन से तरीके प्रचलित हैं लोकतंत्र में। हमने जाना कि बेल्जियम ने सत्ता की साझेदारी करके बहुत अच्छी समझदारी दिखाई, जबकि श्रीलंका ने बहुसंख्यकवाद का रास्ता अपना करके गृह युद्ध को बढ़ावा दिया। आपने जाना। अब हम जानेंगे कि मान लिया कि सत्ता की साझेदारी जरूरी है, इससे बहुत से लाभ होते हैं, लेकिन हम ये जानेंगे कि कौन सा तरीका अपनाया जाता है। आपने मैथमेटिक्स में देखा होगा कि बहुत से सवाल आप करते हैं, कौन सा तरीका पाई आर स्क्वायर या कौन सा तरीका अपनाया जाता है। तो वैसे ही सत्ता को बांटने का कौन सा तरीका अपनाया जाता है, तो कौन कौन से तरीके हैं उनके बारे में आज हम जानेंगे। हम आज जानेंगे कि आजकल के सत्ता की साझेदारी के बारे में प्राचीन विचार क्या थे। हम जान लेते हैं कि सत्ता को बंटवारे को लेकर पुराने समय में लोग क्या मानते थे। सबसे पहले वो मानते थे कि शक्तियां एक हाथ में होनी चाहिए, यानी एक आदमी के हाथ में होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? इससे फैसले लेना आसान होगा, झटाक से फैसला लिया जाएगा और उसी समय लागू हो जाएगा। लेकिन उनका मानना था यदि सत्ता का बंटवारा हो गया तो फैसले लेना मुश्किल होगा। क्यों मुश्किल होगा? क्योंकि देरी होगी फैसले लेने में, क्योंकि देरी से फैसले देंगे सभी लोग समझबूझ के साथ, और देरी से फैसले लिए जाएंगे तो देरी से लागू होंगे। इस प्रकार उनका मानना था कि सत्ता की साझेदारी नहीं होनी चाहिए, शक्तियां एक हाथ में होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? कारण आपने जाना। 3 नंबर के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है HBSC में, CBSE में भी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि मैं बता रहा था कि सत्ता को बंटवारे को लेकर के कौन कौन से तरीके होते हैं। तो पहला तरीका है सत्ता को सरकार के विभिन्न अंगों में बांटना। कक्षा 9 में आपने पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा था कि सरकार के बहुत से अंग हैं, 3 अंग हैं, जिनमें आपने पढ़ा था विधायिका यानी संसद, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अर्थात इनमें बांटना, सत्ता को सरकार के अंगों में बांटना सत्ता का पहला तरीका है। इस प्रकार की व्यवस्था को नियंत्रण व संतुलन की व्यवस्था कहते हैं। यानी जब सत्ता को सरकार के अंगों में बांटा जाता है तो इस व्यवस्था को नियंत्रण व संतुलन की व्यवस्था कहते हैं। अब आपके माइंड में प्रश्न आ रहा होगा, सर ये क्या पॉइंट आ गया, हमारे तो समझ से बाहर है, नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था। तो हम जानते हैं क्योंकि एक अंग दूसरे अंग की शक्तियों पर नियंत्रण रखता है, अंकुश रखता है, ज़्यादा शक्तियां नहीं होती हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि जैसे विधायिका संसद जो है वो कानून बनाती है कि वो ऑफिसर्स को नियुक्त करती है, कार्यपालिका के बहुत से ऑफिसर उसके द्वारा नियुक्त होते हैं, तो वो उनकी शक्तियों पर पहले से ही लिमिटेशन लगा देती है, भी इतनी ही होंगी आपकी शक्तियाँ। अगर ज़्यादा होती हैं तो वो उन्हें वापस भी ले लेती हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि एक अंग दूसरे अंग की शक्तियों पर अंकुश लगाता है। और जैसे कि हमने देखा कि न्यायपालिका के पास शक्तियां हैं कि वो सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों को की जांच कर सकता है, उन पर कंट्रोल कर सकता है। तो इस प्रकार एक अंग दूसरे अंग की शक्तियों पर क्या करता है? निगरानी रखता है, नियंत्रण रखता है। अगर ज़्यादा शक्तियां हो तो वापस भी ले सकता है, जिससे उनमें संतुलन बना रहता है। आई होप कि आपको पॉइंट समझ आ गया होगा नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था क्या होती है। उसके बाद यानी सत्ता को सरकार के अंगों में बांटना सत्ता का अक्षैतिज बंटवारा कहलाता है। अक्षैतिज बंटवारा, जैसे कि ये सरकार के अंग हैं और अंगों में बांटना अक्षैतिज बंटवारा कहलाता है। उसके बाद सत्ता को सरकार के सत्रों में बांटना, ये दूसरा तरीका है। तो जैसे कि कौन कौन से सत्र हैं आपको पता है सरकार के? जैसे कि पूरे देश के लिए केंद्र सरकार, राज्यों के लिए राज्य सरकार, और गांवों के लिए हमारे देश में है स्थानीय सरकार। अर्थात सरकार के विभिन्न सत्रों पर बांटना क्या कहलाता है? सत्ता का कौन सा बंटवारा कहलाता है? आगे हम जानेंगे। ऊर्ध्वाधर बंटवारा कहलाता है। ऊर्ध्वाधर, लॉन्गिट्यूडनल, आप जानते हैं। तो इस प्रकार एक अलग सतर की सरकार बनाकर भी सत्ता को बांटा जा सकता है। ये अगला तरीका है, तीसरा तरीका है, एक अलग सतर की सरकार बनाकर, जैसे कि बेल्जियम में किया, वहाँ पर सामुदायिक सरकार बना दी गई। तो इस प्रकार तीसरा तरीका है अलग सतर की सरकार बनाकर।
चौथा तरीका कौन सा है? सत्ता को विभिन्न राजनीतिक दलों में बांट करके, जैसे कि और दबाव समूहों में बांट करके, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी ने, यानी बहुत सी पार्टियां हैं जो चुनाव लड़ेंगी, जिस पार्टी को ज़्यादा वोट मिलेंगे उसी को सत्ता दे दी जाएगी। इस प्रकार सत्ता का एक और तरीका है बांटने का, सत्ता को विभिन्न राजनीतिक दलों में बांटना। आई होप कि आपको चारों तरीके समझ आ गए होंगे। रिवाइज कर लेते हैं। सत्ता को कैसे बांटना? सरकार के विभिन्न अंगों में। अंग कौन से हैं? विधायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। उसके बाद सरकार के विभिन्न सत्रों में बांटना, जैसे कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार। तीसरी, अलग सत्र की सरकार बनाकर, जैसे सामुदायिक सरकार। और सरकार को विभिन्न राजनीतिक दलों में बांटना। आई होप कि समझ आ गया। उसके बाद सत्ता की साझेदारी सभी देशों के लिए लाभप्रद है, चाहे देश छोटा हो या बड़ा। देखिए, आपने पढ़ा कि बेल्जियम और श्रीलंका जो है उनकी जनसंख्या हरियाणा से कम ही है, क्षेत्रफल में भी हरियाणा जितना ही है, लेकिन हमने देखा कि सत्ता की साझेदारी तो वहाँ भी जरूरी है, और भारत उनसे बहुत बड़ा है, भारत में भी जरूरी है। क्यों जरूरी है? आपने बेल्जियम और श्रीलंका के उदाहरण पढ़ा कि बेल्जियम ने समझदारी की, यानी सत्ता की साझेदारी अच्छे से की, तो वहाँ पर क्या हुआ? देश में झगड़ा नहीं हुआ, देश में एकता बनी रही, शांति बनी रही। लेकिन श्रीलंका में सत्ता की साझेदारी के लिए बहुसंख्यकवाद का रास्ता अपनाया गया, जिससे क्या हुआ? देश में आगे चलकर तनाव बढ़ा और देश में गृह युद्ध की स्थिति बनी रही। इस प्रकार हमने जाना कि चाहे देश छोटा हो या बड़ा हो, सत्ता की साझेदारी जरूरी है। जरूरी क्यों है? आप इसके लाभ बता सकते हैं कि क्यों जरूरी है। उसके बाद हमने अध्याय में बॉक्स में एक पॉइंट पढ़ा है, उसमें बताया गया है कि खलील की उलझन। खलील नाम का व्यक्ति लेबनान देश की राजधानी बैरूत में रहता है। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपके लिए कि लेबनान की राजधानी क्या है? बैरूत। तो उसकी क्या उलझन है, प्रॉब्लम क्या है? उस देश में व्यवस्था है कि यदि व्यक्ति उच्च राजनेता बनना चाहता हो, उच्च पद पर जाना चाहता हो, तो उसे विशेष धर्म से संबंधित होना होगा। यानी लिखा है कि भाई इस धर्म का व्यक्ति इस पद पर जाएगा, इस धर्म का व्यक्ति इस पद पर जाएगा। तो उसकी उलझन क्या है हम जानेंगे, लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि कौन से धर्म के व्यक्ति को कौन सा पद दिया जाएगा। जैसे लिखा है कि प्रधानमंत्री बनेगा सुन्नी मुसलमान। आपने कक्षा 6 इतिहास में पढ़ा था कि मुसलमानों के दो पंथ हैं, शिया और सुन्नी, आपको पता है। उसके बाद उप प्रधानमंत्री जो है वो ईसाई बनेंगे। उसके बाद संसद का अध्यक्ष जो बनेगा वो शिया बनेगा। राष्ट्रपति कौन बनेगा? कैथोलिक पंथ का ईसाई बनेगा। यानी ईसाई धर्म में भी दो पंथ होते हैं, एक प्रोटेस्टेंट होते हैं, एक कैथोलिक होते हैं। प्रोटेस्टेंट क्या होते हैं? जिन्होंने चर्च की जो कुरीतियों का विरोध किया। प्रोटेस्ट वर्ड आपने पढ़ा है ना, प्रोटेस्ट का मतलब विरोध करना। प्रोटेस्टेंट यानी ईसाई धर्म के दो पंथ हैं, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। यानी राष्ट्रपति वही बनेगा जो ईसाई तो हो लेकिन कैथोलिक होना चाहिए। उसके बाद संसद का अध्यक्ष कौन बनेगा? शिया मुसलमान। अब खलील की उलझन क्या है? खलील की उलझन है कि वो अपने माता पिता के धर्म को नहीं मानता। उनके माता पिता ऑर्थोडॉक्स ईसाई हैं या फिर उसके माता पिता मुसलमान हैं, वो नहीं मानता उनको। तो फिर इसका मतलब तो ये हुआ कि खलील राजनेता नहीं बन सकता, उच्च पद पर नहीं जा सकता। तो खलील का क्या मानना है? खलील का मानना है कि लोकतंत्र की तरह देश में चुनाव होने चाहिए, जो भी जीते वो अच्छे से राजनेता बनना चाहिए, उसे उच्च पद पर भेज देना चाहिए। आई थिंक उनका मानना सही है, लेकिन देश में ये व्यवस्था की गई है, इसलिए खलील की उलझन है। आई होप कि आपको ये पॉइंट भी समझ आ गया होगा। इस प्रकार हमने लेसन 1 कंप्लीट कर लिया है। आई होप कि आपको लेसन अच्छे से समझ आया होगा। यदि आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, समझ आ रहा है, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।